नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल और वो रिवीजन मॉड्यूल में हमने एथिक्स के 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 2 लेक्चर्स और हैं एथिक्स के और उसके बाद हमारा एथिक्स भी फिनिश हो जाएगा। तो 65 मार्क्स का है, 6-7 घंटे में इसका रिवीजन ईजिली हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये सारे लेक्चर्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट एक बार तो ज़रूर देखें और सेकेंडली उसको 2x पे करके या 1.5 स्पीड पे करके एक दो बार और देख लोगे तो वो ज़्यादा रिफाइन आपकी वो हो जाएगी। मतलब आप अगर देखो एक दिन आप पूरा दो तो आप है ना ये पूरा पोर्शन कवर कर लोगे जो कि अराउंड 250 मार्क्स का है ना, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। चलो, तो मेक श्योर आप देख लेना, ठीक है। तो आज 11th लेक्चर है, तो आज हम एथिकल कंसर्न्स और एथिकल डायलेमास और चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो एथिकल कंसर्न्स क्या है, नैतिक चिंताएं क्या हैं, और नैतिक द्वंद्व डायलेमास क्या है, और कुछ चैलेंजेस के बारे में जो जो एडमिनिस्ट्रेशन में चैलेंजेस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखें एथिकल कंसर्न्स। तो एथिकल कंसर्न नैतिक चिंताएं होती क्या है, तो ऐसी कंडीशन जहां पर मॉरल प्रिंसिपल वायलेट हो रहा हो, अभी तुरंत हो रहा हो या फिर गोइंग टू बी वायलेटेड, है ना, आधे घंटे बाद, एक दिन बाद, 5 दिन बाद, कभी भी वायलेट हो रहा हो, तो ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट होगी, उसमें जो चिंता क्रिएट होगी उसको बोलेंगे हम लोग एथिकल कंसर्न, ठीक है, नैतिक चिंताएं। अब मॉरल प्रिंसिपल वायलेट होगा, नॉर्मली अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या अभी है, तो जो चीज़ होती है वो चिंता कहलाती है। और मॉरल प्रिंसिपल वायलेट होगा या फिर वायलेट होने वाला है, तो जो सिचुएशन आएगी उसको एथिकल कंसर्न बोलेंगे। फिर मेजर देखो एथिकल कंसर्न्स हैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन में। वैसे तो देखो मेजर एथिकल कंसर्न तो करप्शन है, पर उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो कंसर्न्स हैं, तो वो देखते हैं हम। वैसे आप देखो सबसे पहले तो कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आपको पता होगा कि जो भारत में स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश द्वारा स्थापित है ना। आपको पता होगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जो क्या है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज है ना, कॉर्नवालिस। तो इन्होंने जो सिविल सेवा स्थापित की थी उसका लक्ष्य दूसरा था। आज जो हम सिविल सर्विसेज देख रहे हैं उसका लक्ष्य दूसरा है, पर आप उसके बावजूद भी देखो जो ब्रिटिश काल के ऑफिसर्स थे उनमें, है ना, ब्रिटिश टाइम के जो ऑफिसर्स थे उनमें और आज के ऑफिसर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। जो ऑफिसर है वो ऑफिसर आधे तो बनना इसलिए चाह रहे हैं कि हमको ऑफिसरगिरी करने को मिलेगी, और आधे बनने के बाद में ऑफिसरगिरी करने लग रहे हैं। तो ये ब्रिटिशर्स की दी गई देन है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके कॉलोनियल स्ट्रक्चर कैसे हमारे लिए कंसर्न है। सबसे पहले तो इन इंडिया इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स, है ना, हुज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फुलफिल कॉलोनियल इंटरेस्ट। जो कॉलोनी बनाई थी ब्रिटेन ने भारत को, तो उसके कुछ इंटरेस्ट थे, है ना, तो वो फुलफिल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया तो उसके ऑब्जेक्टिव वो थे। फिर इट वाज बेस्ड ऑन द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ वेबर। देखो अब मैक्स वेबर जो है वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े थिंकर रहे हैं और इन्होंने एक मॉडल दिया डेमोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, है ना। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था इसके ऊपर बेस्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी करंट सिस्टम है, और वो जब से स्थापित हुआ तब से लेकर के अभी तक। क्योंकि आपको पता है 1947 के बाद में कुछ मेजर चेंजेस तो आने चाहिए थे, पर वो चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। फिर इट इज़ अ हर्डल इन पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर का उस टाइम पर कोई काम ही नहीं था, ब्रिटिशर्स क्यों पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसमें है, क्योंकि वहाँ पर जो भी काम होते थे उनको ट्रांसपेरेंसी दिखानी है सीधी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी उसको। तो आज भी ऐसी सिस्टम है, आज भी कोई ऐसी जो जनरल पब्लिक है उसके पास में ट्रांसपेरेंसी के, हालांकि थोड़े बहुत चीज़ें डेवलप हो गई है ई गवर्नेंस आने से, आरटीआई जैसी चीज़ें आने से, पर पूर्ण तरीके से ये नहीं हो पाया है। फिर हायरार्की, जो हमने पद सोपान का प्रिंसिपल हमने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यहाँ पर भी वही बात है कि हायरार्की जो यूज़ की गई है वो क्रिएट प्रॉब्लम किसमें क्रिएट करती है, टीम स्पिरिट में। जब हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था तो हमने हायरार्की के लिए, मैंने आपको याद है हायरार्की जब भी बात होगी तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमने हायरार्की के कुछ पॉजिटिव्स देखे थे और कुछ नेगेटिव्स देखे थे, और नेगेटिव में सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये प्रॉब्लम होता है टीम स्पिरिट के लिए। फिर लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की कोई बात नहीं थी। ओनली रूल्स एंड यूज ऑफ एक्सेसिव पावर वाज एम्फेसाइज्ड, पब्लिक सेंसिटिविटी वाज इग्नोर्ड, एंड लैक ऑफ पब्लिक कॉन्टैक्ट ड्यू टू एलिटिज्म ऑफ सिविल सर्विसेज। एलिटिज्म आज भी आप देख लो, मतलब बहुत सारे जो आज के भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो किसी के साथ में ऐसा इंटरेक्ट करना, बहुत जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो किसी के साथ में इंटरेक्ट करना ना तो पसंद करते हैं, और फिर वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर मानते ही हैं। तो ये एलिटिज्म की प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट कर ही रही है। तो ये सारे क्या है मेजर एथिकल कंसर्न्स, कॉलोनियल स्ट्रक्चर के कारण जो कंसर्न्स हैं वो हैं। फिर हम देखें पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं किसके साथ में, पॉलिटिशियंस के साथ में। उसकी वजह से उनकी जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती है वो तो पूर्णतः मतलब चली जाती है। आप चाहे कितना भी उसको रोकने की कोशिश कर लो, कितनी भी आप मॉरली स्ट्रांग आदमी हो, पर एक इंसान है, या तो वो लेफ्ट विंग होगा, राइट विंग होगा, या सेंट्रिस्ट होगा, तो उसकी विचारधारा का अगर उसको पॉलिटिशियन मिलेगा तो उसकी विचारधारा इन्फ्लुएंस होगी और स्ट्रांग होगी। फिर दे टेक हेल्प फ्रॉम पॉलिटिशियंस फॉर ट्रांसफर पोस्टिंग, ठीक है, ये आपको पता ही है। डिजायर सिस्टम चलता है, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा चलता है, बाहर का तो मैं इतना अंदाज़ा नहीं है मुझे खुद को, पर जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आ जाती है, कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आ जाती है, तब तक ये हेल्प इनकी पॉलिटिशियंस की लेनी पड़ेगी सिविल सर्वेंट्स को। फिर दे टेक दे देमसेल्व्स आर पॉलिटिकली इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ग्रुप, है ना। अब ये जो है मैंने अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बातें की थी कि अगर सिविल सर्वेंट है ना, सिविल सर्वेंट है, अगर वो वोट दे रहा है तो सीधी सीधी बात है कि भाई वो किसी ना किसी को तो वोट दे ही रहा होगा।
तो इसका मतलब वो पॉलिटिकली तो इंक्लाइंड है, तो पॉलिटिकली न्यूट्रल वो नहीं हो सकता। फिर कम्युनलिज्म और कास्टिज्म के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और उनकी वजह से जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन नॉट रिमेन इम्पार्शियल, है ना। ये प्रेशर ग्रुप्स, जैसे मान लो कि कोई सिविल सर्वेंट है और अब उसको अपने स्तर पर कोई काम कराना है, तो वो प्रेशर ग्रुप के इस्तेमाल से वो काम करा रहा है ना, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो प्रेशर ग्रुप फिर उसको इम्पार्शियल कैसे रहेगा, वो प्रेशर ग्रुप को का भी काम उसको करना पड़ेगा। फिर राइजिंग स्ट्रेस लेवल इन सिविल सर्वेंट्स, है ना। स्ट्रेस तो बर्डन है ही, वर्क बर्डन एक्स्ट्रा है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, प्रेशर फ्रॉम मीडिया है। मैं आपको बताऊं, आप कभी अगर स्टेट सेक्रेटेरिएट में जाके देखो, तो आप जैसे आरपीएस या आरएएस बनते हो, वहाँ पर आरपीएस आरएएस तो छोड़ो, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मैं एक बार किसी से मिला, सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, और वो वहाँ पर किस लिए आए थे कि सेक्रेटेरिएट में ये बिल पास हो जाए कि, है ना, मेरे जो सिपाही हैं वहाँ पर थाने में गाड़ियों की ज़रूरत है और वो गाड़ियाँ मिल नहीं रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन आती हैं, तो ये जो रिसोर्सेज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, मीडिया से जो प्रेशर है, एक्सेसिव वर्क बर्डन है, इसकी वजह से भी राइजिंग स्ट्रेस लेवल सिविल सर्वेंट्स में देखा जा रहा है। फिर देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कोई सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स उनको देखने को मिलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स देखने को मिलते हैं। फिर करप्शन है, मिसयूज ऑफ पावर टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। करप्शन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही, क्योंकि आप कि कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट आपका डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से आप मिसयूज कर रहे हो किसका, पावर का। फिर आगे देखें तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ वेबर और डेमोक्रेटिक मॉडल में डिफरेंस देखते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वेबर का, मैक्स वेबर का, उसमें जो कॉलोनियल बात थी तो वो उसके हिसाब से भी बनाया गया था। अब वो कॉलोनियल एरा के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी की कोई खासी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो नॉन ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें हायरार्की को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, रिजिड हायरार्की, हमने बात की थी पहले भी, रिजिड हायरार्कियल सिस्टम वहाँ पर था। फिर लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन था, मोर एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। ये रिजिड पना ही दिखाता है, एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर थी और रेशनैलिटी की बात ज़्यादा होती थी। जबकि आज का डेमोक्रेटिक मॉडल है वो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, टीम स्पिरिट की बात करता है, फोकस करता है किस पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे, ज़्यादा इंफेसाइज किस पे करता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे, है ना, पब्लिक सर्विस पे या पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे। डिसेंट्रलाइजेशन की आज बात की जा रही है, जहाँ पर वो लोग बात करते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर या सेंट्रलाइजेशन की, अब हम लोग पावर को कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन में भी याद रखना, जब भी ये शब्द दिमाग में आएगा तो क्या नाम दिमाग में आएंगे, पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडीज़। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है डेमोक्रेटिक मॉडल में, जबकि ये लोग सिर्फ रैशनैलिटी की बात करते थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल और वेबर के डेमोक्रेटिक मॉडल में। फिर देखें तो हमको देखना है करप्शन। वैसे तो देखो करप्शन कोई पढ़ने की चीज़ है क्या, करप्शन तो करने की चीज़ होती है। जो करप्ट अधिकारी है वो उनके लिए तो करप्शन करने की चीज़ है, पर हमारे 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमको ये करप्शन देखना है। तो करप्शन के देखो सबसे पहले तो हम टाइप्स देख लो कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में करप्शन होता है, जैसे पॉलिटिकल करप्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, करप्शन इन मीडिया, करप्शन इन मिलिट्री, करप्शन इन प्राइवेट सेक्टर। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देखो तो 2 तरीके के हैं, कोल्यूसिव करप्शन, ये थोड़े से दोनों याद रखना, 2 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कोल्यूसिव करप्शन क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर और सिविल सर्वेंट्स है ना, कोलैबोरेट करके कुछ करप्शन करते हैं, तो उसको कोल्यूसिव करप्शन कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल इसका 2G घोटाला है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। फिर कोअर्सिव करप्शन है, जो डिमांड ऑफ ब्राइब है उसको कोअर्सिव करप्शन बोला जाता है। फिर एक एक करके देखो कॉजेज देखते हैं करप्शन के। अब अपन ने देखा कि टाइप्स क्या हैं, तो कॉजेज भी देख लेते हैं, कॉजेज देखेंगे तो फिर इलाज भी देख लेंगे कि क्या क्या इलाज है। तो कॉजेज ऑफ करप्शन में देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज हैं, लीगल कॉजेज हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में देखो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है तो करप्शन की वहाँ पर गुंजाइश बन जाती है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स, है ना। अपन ने जब बात की थी आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 311 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिविल सर्वेंट्स को बहुत एक्सेसिव पावर्स दी गई है। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन शॉर्ट नहीं करते हैं सिविल सर्वेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज है। लीगल कॉजेज में देखो एक सी बातें लिखनी है, लैक ऑफ लॉज, ऐसे लॉज नहीं है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, है ना, और कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस, वीक प्रोटेक्शन ऑफ, ये वेसल ब्लोअर्स नहीं है भाई, ये विसल ब्लोअर है ना, विसल ब्लोअर्स हैं, तो ये उनका वीक प्रोटेक्शन है, तो ये सारे लीगल कॉजेज हैं। फिर देखो सोशल कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो लो मोरल है या लो मॉरल वैल्यू है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन है, मटीरियलिस्टिक जो कल्चर डेवलप होता जा रहा है सोसाइटी में, इकोनॉमिक कॉजवे है और इकोनॉमिक कॉजेज हैं, और अच्छा ये इकोनॉमिक कॉजेज ये अलग है देखो। और सोशल कॉजेज में क्या है, एक तो लो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, फिर दूसरा सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन है। अब ये देखो वैसे बहुत ज़्यादा समझाने के लिए कुछ कहानी में मैं सुना सकता हूँ, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये बेसिक टॉपिक्स हैं, 5-10 मिनट में इसको ख़त्म कर करके और हम लोग आगे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे ना। तो इसलिए जैसे आप सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन की बात करो तो आजकल आप देख लो सोसाइटी में क्या हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े समाज हैं, समाज ही आपको पता होगा कि समाज है ना एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आजकल काम करते हैं, उन्होंने सोसाइटीज़ बना रखी है, उसका एक अध्यक्ष होता है। मैं तो एक ऐसे समाज को जानता हूँ जिसका अध्यक्ष खुद तस्करी का काम करता है, तो अब वो तस्करी का काम कर रहे हैं तो बाकी समाज में क्या संदेश जाता है, तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस ही तो जा रही है। जब वो उनको पता है सोसाइटी वालों को कि वो खुद तस्करी का काम करता है तो उन्होंने उसको चुना क्यों,
और चुन लिया है तो मतलब आप में एक्सेप्टेंस है। फिर मटीरियलिस्टिक कल्चर है, चारों तरफ मटीरियल जो लाइफ है उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब एक जो सिविल सर्वेंट है वो फॉर्चूनर ले आता है तो दूसरे वाला भी सोचता है कि भाई फॉर्चूनर ही लानी पड़ेगी। फिर इकोनॉमिक कॉजेज में देखो लो सैलरी, लाइसेंस राज है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये भी देखो वैसे बहुत ही गहन विचार करने वाला मुद्दा होता है। वैसे हम लोग तो पीएचडी और इसमें जो पढ़ते हैं तो जो ये लो सैलरी वाला मुद्दा है ये हम लोग हमेशा यही चर्चा करते हैं कि लो सैलरी को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या ये करप्शन वाली सिचुएशन दूर हो जाएगी क्या। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले ही किसी मित्र से बात कर रहा था तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर पुलिस कांस्टेबल है तो पुलिस कांस्टेबल की देखो आप, हम मान सकते हैं कि सैलरी कम होती है, मान लो उसकी 20,000 रुपये सैलरी होती है या 30,000 रुपये होती है, तो विच मेक्स हिम डू मोर करप्शन, है ना, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। पर जूनियर इंजीनियर, है ना, जूनियर इंजीनियर उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, असिस्टेंट इंजीनियर उसकी सैलरी ज़्यादा होती है ना, तो वो तो कंपैरेटिवली उनकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उनको सैलरी मिल रही है, फिर भी वो लोग करप्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, मतलब बहुत डीप चर्चा का ये मुद्दा है। फिर देखिए अपन पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में देखो प्रोटेक्शन ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस का प्रोटेक्शन होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म, और ये मम्मी नहीं है भाई, है ना सो सॉरी, यहाँ पर ये मनी पावर है ना, मनी एंड मसल पावर, तो ये मनी एंड मसल पावर है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, और प्रोटेक्शन ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस है। फिर पर्सनल कॉजेज़ में देखो एम्बिशन, है ना, एम्बिशन अलग अलग पर्सनली लोगों के बन जाते हैं, साइकोलॉजी होती है कुछ लोगों की पर करप्शन वाली ही, लो मोरालिटी कुछ लोगों में है, तो इस वजह से ये करप्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखे कॉजेज ऑफ करप्शन। फिर देखो सॉल्यूशंस ऑफ करप्शन। अब सॉल्यूशन ऑफ करप्शन में भी देखो 4-5 चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन क्या है, लीगल सॉल्यूशन, सोशल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इकोनॉमिक सॉल्यूशन, और पॉलिटिकल और पर्सनल सॉल्यूशन देखते हैं। जो 5-6 चीज़ें यहाँ पर 5 देखिए अपन ने, वहाँ पर 6 चीज़ें हैं, तो एक एक करके देखो। सॉल्यूशन ऑफ करप्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन में देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसको सिंपल बना दो। वहाँ पर अपन ने देखा था वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो, उसको सिंपल बना दो। ई गवर्नेंस, आरटीआई जैसी चीज़ें ले आओ। ऑनेस्टी शुड बी एनकरेज, जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं उनको आप इनाम दो, उनकी आप तारीफ करो, उनको पब्लिकली आप प्रोत्साहन दो, तो फिर वो क्या ऑनेस्टी एनकरेज होगी। ऑफिसर्स विद हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, इसीलिए आपके भी एग्जाम में एथिक्स का पेपर डाला है, आईएएस में भी एथिक्स का पेपर डाला है। और फिर आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारे ऐसे मॉरल स्टैंडर्ड्स शायद चेक होते होंगे, है ना, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट वेरी सर्टन। फिर ट्रेनिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज़, जब आप अकेडमी में जाओगे तो भी आपको बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात की जाएगी। फिर कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को आपको फॉलो करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हमको सॉल्यूशन मिल सकता है। और जो रिकमेंडेशन वेरियस कमिटीज़ की और जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे एआरसी की रिपोर्ट हो, चाहे और कोई कमिटी ऐसी बनी हो, तो उसकी कमिटी की रिकमेंडेशन जो है उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया, आर्टिकल जो 311 है, एआरसी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर शायद सेकंड एआरसी ऐसा बोल चुकी है कि आर्टिकल 311 को तो अबॉलिश कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, तो ये रिकमेंडेशन को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। फिर लीगल सॉल्यूशन में देखें तो लीगल सॉल्यूशन में है एंटी करप्शन, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ये सबको इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, सिंपल और फास्ट लीगल प्रोसेस होना चाहिए। फिर स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए करप्शन केसेस को हियर करने के लिए, और प्रोटेक्शन देना चाहिए विसल ब्लोवर्स के लिए, है ना। अब ये बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, जो उधर होगा उसका उल्टा अपन इधर कर रहे हैं, और ज़्यादा कुछ है ना इसमें कलाकारी ना मैंने की है ना आपको करनी है। फिर सॉल्यूशन जो सोशल सॉल्यूशन है उसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी मस्ट बी इंक्रीज, सोशल प्रेशर अगेंस्ट करप्शन शुड बी क्रिएटेड। जो स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी होगा वो इंक्रीज होगा तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी कम डेवलप होगी। फिर जो सोशल प्रेशर है अगेंस्ट करप्शन उसको भी हमको इंक्रीज करना चाहिए, ताकि क्या है कि जो सोशल एक्सेप्टेंस जो इतनी बड़ी बनी हुई है, तो अगर वो हट जाएगी तो जो आने वाली पीढ़ी है वो पॉजिटिव चीज़ें देखेगी, और वो पॉजिटिव चेंजेस के साथ में जब बड़ी होगी तो इसका आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट तो शायद ना मिले, पर जैसे 10-20 साल 15 साल निकल जाते हैं उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। जैसे अभी मैं रिसेंटली बताऊं आपको, तो एक पार्टी है राजस्थान में, बाप पार्टी, है ना, उसके एक नेता हैं राजकुमार जी। तो ये राजकुमार जी है ना, जो आदिवासी लोग हैं उनके उत्थान के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सोशल स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं ना, उनको हटाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं ताकि सोशल प्रेशर जो है वो करप्शन के अगेंस्ट बन सके, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। फिर सोशल प्रेस्टीज टू ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स, जो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं आप उनको प्रेस्टीज दो। जैसे कि आपने देखा होगा यूपी में एक है ना आईपीएस ऑफिसर है ना, अमिताभ ठाकुर। अब ये अमिताभ ठाकुर जी के साथ में क्या है कि 2-3 सरकारों के साथ में इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं थी, काफ़ी आइडियल ऑफिसर थे, मतलब बहुत अच्छे थे कि बुरे थे, दैट इज़ मैटर इन द कोर्ट्स। तो इन्होंने क्या है कि इनको सरकार ने ज़बरदस्ती दे दिया वीआरएस, तो इन्होंने अपने घर के आगे लिखवा लिया जबरन, है ना, जबरन रिटायर्ड या जबरिया रिटायर्ड।
तो ये अमिताभ ठाकुर जी के साथ ऐसा हुआ, तो मान लो अगर वो सच में ऑनेस्ट हैं तो उनको सोशल प्रेस्टीज मिलनी चाहिए थी, पर मिल रहा ही है, तो सोशल प्रेस्टीज देंगे तो ये सोल्यूशन टू क्या होगा, करप्शन होगा। फिर इकोनॉमिक सोल्यूशन देखो तो सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, है ना, सैलरी डिस्पैरिटी जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मस्ट बी क्रिएटेड। फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी टू बी रिड्यूस्ड, है ना, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। फिर इसके आगे देखो पॉलिटिकल सॉल्यूशन में क्या बात हो सकती है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन होनी चाहिए, जो इंक्रीज करें हम, है ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो होगी करप्शन के, मस्ट बी मेड पॉलिटिकल इशू, करप्शन को पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए, विधानसभा लोकसभाओं में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि जो करप्शन है वो इतना इंक्रीज हो रहा है, लेवल ऑफ करप्शन। क्योंकि आप देखो कुछ भी मुद्दे होते हैं, क्या करप्शन एक बड़ा मुद्दा आपने अभी रिसेंटली कभी देखा है 5-10 सालों में? क्योंकि मुझे पर्सनली याद नहीं है कि मैंने कोई ऐसा मुद्दा देखो जो लोकसभा में और विधानसभा में अभी रिसेंटली आप देखो तो लोकसभा में ज़रूर एक एमपी रही महुआ मोइत्रा, उनके खिलाफ जो चीज़ थी, पर वो भी लोकसभा के खुद के अंदर हुआ, तो बाकी बाहरी करप्शन इतना सारा चल रहा है तो उसके बारे में कोई बहुत विस्तृत तौर पे चर्चा सदन में हो नहीं रही है। फिर करप्ट जो पर्सन है शुड बी बैंड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो ये तो ना आज हो सकता है ना कल हो सकता है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, पर जो क्या है पार्टी, एक जो पावर में पार्टी आती है वो दूसरे के ऊपर लगाती है, फिर दूसरा आता है पावर में तो वो तीसरे के ऊपर लगाता है, तो ये जो ड्रामा है ये वहाँ पर चलता ही रहता है। फिर पर्सनल एंड इंडिविजुअल सॉल्यूशन की बात करें तो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए पर्सनली, और पीपल विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शुड बी आइडियलाइज्ड, है ना, उनको ही सेलेक्ट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मैं आपको बताऊँ जो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन द मिलिट्री सर्विसेज इज एक्सेलेंट प्रोसेस, है ना, उसमें आपके कैरेक्टर की जो इतनी अच्छी एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू जांच की जाती है, परंतु अगर उसमें भी करप्शन है या फिर और कहीं भी ऐसी जगह पर करप्शन है तो फिर वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये बात हुई करप्शन की। फिर आप देखो एथिकल डायलेमा, है ना, नैतिक द्वंद्व। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एथिकल डायलेमा, नैतिक द्वंद्व के बारे में। नैतिक द्वंद्व क्या है? देखो नैतिक द्वंद्व अगर सीधी भाषा में समझो तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर एक तरफ तो कुआं और दूसरी तरफ खाई हो तो वो नैतिक दुविधा है ना, नैतिक द्वंद्व है। तो एक एक करके इसके बारे में भी देखते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग सिचुएशन इन विच ऑल अवेलेबल ऑप्शंस आर कॉन्फ्लिक्टिंग, है ना, और जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन वैल्यूज या फिर रूल्स, जो भी हो सकता है। मतलब आप मान लो कि ये कोई रोड बनी हुई है और आपको यहाँ पर कोई दुकान है, ये अतिक्रमण है ना, ये अतिक्रमण है, ये आपको ये दुकान है ये हटानी है, तो लॉ के हिसाब से आपको ये दुकान हटा देनी चाहिए, पर ये आपके सगे भाई की दुकान है या ये आपके पिताजी की दुकान है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे नैतिक द्वंद्व या एथिकल डायलेमा। तो ये फिर इन्होंने डिवाइड किया है किसमें, 3 टाइप्स में इसको। पर्सनल कॉस्ट एथिकल डायलेमा है, राइट वर्सेस राइट एथिकल डायलेमा है, और कॉन्जॉइंट एथिकल डायलेमा है। क्या-क्या ये होते हैं ये देखते हैं। पर्सनल कॉस्ट एथिकल डायलेमा में देखो, इट अराइजेस फ्रॉम सिचुएशन इन व्हिच कंप्लायंसेस विद एथिकल कंडक्ट रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट पर्सनल कॉस्ट टू द डिसीजन मेकर। जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, अगर ये मान लो कि कंप्लायंस करे एथिकल उसके साथ में, लॉज के साथ में, तो इसके साथ में क्या है, एक पर्सनल कॉस्ट होगी, है ना, वो उसके साथ में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखो इसमें इंजरिंग वैल्यूड रिलेशंस, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा डिक्लटर इसको कर लेते हैं। फिर राइट वर्सेस राइट एथिकल डायलेमा है, उसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होगी कि इट अराइजेस फ्रॉम सिचुएशंस ऑफ टू और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज। आपके साथ में जैसे कि ट्रांसपेरेंसी वर्सेस ओथ ऑफ सीक्रेसी, अब ये दोनों ही सिचुएशन में आप करो क्या, ट्रांसपेरेंसी तो ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, पर ओथ ऑफ सीक्रेसी अगर आपने ले रखी है तो ओथ ऑफ सीक्रेसी में आपको सब सारी चीजें सीक्रेट रखनी है, तो आप दोनों में से ये जो राइट वर्सेस राइट एथिकल डायलेमा है ये क्रिएट हो जाएगा। फिर कॉन्जॉइंट होता है जिसमें ये दोनों तरीके के डायलेमास प्रेजेंट होते हैं, पर्सनल कॉस्ट भी होगी और राइट वर्सेस राइट एथिकल डायलेमा भी प्रेजेंट होगा। फिर देखो फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड एथिकल डायलेमास, है ना, टेंड टू अराइज फ्रॉम 3 क्रिटिकल रिलेशनशिप्स। ऐसे 3 रिलेशनशिप है जिनकी वजह से ये एथिकल डायलेमास होते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स, इनकी वजह से होते हैं। फिर सिविल सर्वेंट्स एंड सिटीजन्स के बीच की वजह से होते हैं। फिर इंट्रा सिविल सर्विस, है ना, आपस में आईएएस है, आरएएस हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के और डिपार्टमेंट्स के, उनकी वजह से ये फ्रीक्वेंटली, मतलब उनके द्वारा ये फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर किए जाते हैं। फिर एथिकल डायलेमा सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या क्या ऐसे एथिकल डायलेमास हैं जो वो लोग फेस करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, है ना, अब ये तो हमेशा से आपको पता ही होगा कि आप चाहो तो इसके बारे में ना आप 50-100 शब्द अलग से याद कर लेना, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट पे कोई ऐसे आता है या कोई और क्वेश्चन आता है तो उसको टैकल करने के लिए आपको ये टॉपिक के बारे में 50-100 शब्द याद होने चाहिए। अब डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ऐसी चीज है कि आप देखो मैं बताऊँ, बॉम्बे में एक केस हुआ जहाँ पर मोनोरेल, है ना, मोनोरेल का एक सिचुएशन आई थी। मोनोरेल था या फिर जो मेट्रो होती है वो था। अब वो मेट्रो बनानी है। अब बॉम्बे में इतना ट्रैफिक जाम है कि वो मेट्रो बनाना बहुत ज़रूरी है, और वहीं पर 4 पेड़ कट रहे थे, है ना? तो अब जो वहाँ पर जो प ऐसे लोग थे जो पर्यावरण के प्रेमी होते हैं, वो लोग एक्टिवेट हो गए, उनका ग्रुप और एक्टिवेट हो गया, तो जो प्रशासन था उसके लिए ये मेट्रो वाला काम करना बड़ा मुश्किल काम हो गया। सिमिलरली आप देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन है।
वो हो गया, या फिर हसदेव जंगल फॉरेस्ट का भी आंदोलन चल रहा है, अभी तक चल रहा है, बहुत बड़े-बड़े ये आंदोलन हुए। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है, डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण की आती है कि है ना, विकास करोगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो एटलीस्ट नहीं ही कर पाएँगे। फिर ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सीक्रेसी की हमने पहले ही बात कर ली। पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट में एथिकल डायलेमा क्रिएट हो जाता है। घर पे टाइम दोगे, ऑफिस में टाइम दो, है ना? ठीक है, जिनकी शादी हो जाती है उनको ऐसा पता चल जाता है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इनको अलग से मतलब इनका इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली नहीं किया जाता है। आपको पता हो तो जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर आधे जो वकीलों के द्वारा खेल खेले जाते हैं वो सिर्फ़ इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे खेले जाते हैं, कि यहाँ पर ये लॉ में या फिर यहाँ पर ये पॉलिसी में ये बात लिखी हुई है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है सर, है ना? हमने हमारे हिसाब से कर लिया, आप अपने हिसाब से करके देखो। फिर ओबेइंग ऑर्डर्स ऑफ सीनियर, कई बार ये भी डायलेमा क्रिएट हो जाता है। अब आपको सीनियर कोई ऐसा ऑर्डर दे दे, जो आप नहीं फॉलो करना चाहते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो एथिकल डायलेमा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपकी घूम फिर के आपकी एसीआर कौन भरेगा? आपका 360 डिग्री अगर असेसमेंट हुआ, तो वो करेगा कौन? आपका सीनियर ही करेगा सर। फिर डिसएग्रीमेंट विद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी गवर्नमेंट की जो होगी उसके साथ में डिसएग्रीमेंट होना, ये भी एथिकल डायलेमा है। और कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज। अब पर्सनल वैल्यूज अलग हो सकती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज अलग हो सकती है, तो इसके बीच में नैतिक द्वंद्व बनने की समस्या रहती है। फिर ये नैतिक द्वंद्व देखो, इनको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये नैतिक द्वंद को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी फंक्शंस अंडर अ सर्टेन पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है? अगर आपको ये लाइन पढ़ करके कोई डेफिनेशन याद आ रही हो, तो मैं मानता हूँ कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ाया है। नहीं याद आ रही है, तो आप प्लीज़ उसको वापस से देखना। 65 नंबर का सब्जेक्ट है, उसके साथ है ना, ऐसा दुराचार मत करना। फिर बात करें तो इफ एनी पॉलिटिशियन आस्क्ड टू डू समथिंग इल्लीगल, अगर आपको कोई भी पॉलिटिशियन कुछ इल्लीगल काम करने के लिए कहता है, तो आप पहले तो उसको अवगत कराओ कि है ना, ये काम जो आप बता रहे हो ये इल्लीगल है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है ना। देन फर्स्ट द पॉलिटिशियन शुड बी मेड अवेयर अबाउट इल्लीगैलिटी ऑफ द एक्शंस। और उसके बाद में क्या करो, अगर स्टिल पॉलिटिशियन है ना, बहुत ज़्यादा वो है कि नहीं, ऐसा नहीं, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप उससे एक रिटर्न ऑर्डर ले लो। और रिटर्न ऑर्डर लेकर के, ऐसा नहीं कि रिटर्न ऑर्डर ले लिया फिर काम कर दिया, रिटर्न ऑर्डर लेकर के उसको रिटर्न में रिप्लाई कर दो कि सर ये काम नहीं हो सकता। फिर अंडर एनी कंडीशन इल्लीगल जो एक्शन है वो तो नहीं ही करना है, चाहे कोई भी एथिकल कितना भी बड़ा डायलेमा से ड्रामा आ जाए, पर इलीगल कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करना है। फिर द इंपेरेटिव ऑफ लीगैलिटी है, तो इसमें क्या बात है कि सिविल सर्वेंट शुड ऑलवेज टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, ये हम बात जानते ही हैं। इट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि लॉज बनाए गए हैं देखो पार्लियामेंट द्वारा, है ना, पार्लियामेंट चुनी गई है लोगों द्वारा, तो जो लॉ का पालन करना है वो एक हिसाब से जनमत का पालन करना है। तो इट प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, मिसयूज ऑफ पावर, आर्बिट्री डिसीजन कैन बी कंट्रोल्ड। फिर इसके आगे देखो इंपेरेटिव ऑफ इंटेग्रिटी है, और ये देखना याद रखना, ये थोड़े-थोड़े है ना, इंपेरेटिव ऑफ लीगैलिटी, ये इंटेग्रिटी, इंपेरेटिव ऑफ रिस्पांसिबिलिटी 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं और 5 नंबर में एक साथ भी पूछा जा सकता है ना? 5 नंबर या 7 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से, मतलब ये पूरे लेक्चर में से आना है, पक्का है ये, ठीक है? फिर सिविल सर्वेंट मस्ट बिहेव विद इंटेग्रिटी, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी फॉलोड, इंटेग्रिटी इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल सेल्फ कंट्रोल, है ना? तो इंटरनल सेल्फ कंट्रोल या इंटरनल सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी सत्यनिष्ठा से बहुत ज़्यादा आता है। फिर इंपेरेटिव ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस देखोगे आप, तो सिविल सर्वेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द सोसाइटी एंड पे अटेंशन टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। फिर क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इट एंटेल्स द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय एंड अंत्योदय। तो ये बेसिक सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कुछ समझाने जैसा नहीं मुझे लगा। फिर यूज ऑफ एथिकल गाइडेंस, इसमें आप ले सकते हो सिविल सर्वेंट्स यूज एथिकल गाइडेंस टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमास। ठीक है, सारे जो हमने पढ़े, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, भगवद गीता, वो हमने उसमें यही तो देखा कि वो लोग एथिकल गाइडेंस ही तो दे रहे हैं। फिर मेन सोर्स ऑफ देखो एथिकल गाइडेंस यहाँ पर भी बताया हुआ है कि ये रॉ नहीं है, ये तो लॉ है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेंस ले सकते हो, लॉ से ले सकते हो, डिपार्टमेंटल रूल से ले सकते हो, एडवाइजरी फ्रॉम सीनियर, और जो कॉन्शियस हमने डेवलप किया क्या करके, जो एथिकल स्टडीज या फिलोसफी पढ़ करके जो हमने कॉन्शियस डेवलप किया, उसके थ्रू आप ले सकते हो। फिर देखो तो रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल डायलेमा इन प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ में आप क्या कर सकते हो कि पर्सन जो है उसको क्लियर होना चाहिए अपनी वैल्यूज के बारे में, है ना? वैल्यूज के बारे में क्लियर रहेगा तो वो डिसीजन लेने में थोड़ा आसान रहेगा। फिर ब्रॉडर इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्रायोरिटी, जो उसका जो भी ब्रॉडर इंटरेस्ट होगा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर द नैरो इंटरेस्ट, है ना? और इसको पता लगाने के लिए क्या है नैरो इंटरेस्ट है और क्या ब्रॉडर इंटरेस्ट है, उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेना चाहिए। फिर अ पर्सन मस्ट गेट एथिकल गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखो ऐसी बात है कि आप कुछ भी जीवन में काम करो, आप 4 लोगों से राय लेकर के करो, है ना? मतलब एक ऐसे लोगों से नहीं जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे लोगों से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो उनसे आप राय एटलीस्ट लें और उनकी बातों पर विचार ज़रूर करें, है ना? तो फिर और कॉन्शियस तो है ही है, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ एथिकल डायलेमा इन प्राइवेट लाइफ के बारे में बात हो गई। तो आज हमने एथिकल डायलेमा और जो एथिकल कंसर्न्स थे उसके बारे में देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग एथिकल डिसीजन मेकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।